प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। इस कोर्स के इस पड़ाव पर अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक नए अध्याय में। वह अध्याय जिसकी बात हम पेस्टल फ्रेमवर्क में पहले भी कर चुके हैं। स्टीपलेडिक्स और पेस्टल फ्रेमवर्क में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब इसके वृहद विस्तार के विषय में जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट, राजनीतिक और कानूनी फैक्टर्स या तत्व किस प्रकार, कारक किस प्रकार व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और उसके क्या बिजनेस इंप्लीकेशंस होते हैं। इस मॉड्यूल में हम सीखने का प्रयास करेंगे जिन बिंदुओं को, उनमें सबसे क्रम में सबसे पहले हम जिस पर बात करेंगे वह है इसका परिचय प्राप्त करेंगे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के क्या मायने हैं और किस प्रकार राजनीतिक स्थिति किसी भी देश, समाज और राष्ट्र की व्यवसाय को प्रभावित करती है। साथ ही साथ इसके क्या घटक है। बात करेंगे हम कुछ उदाहरणों की जहां पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने व्यवसाय को प्रभावित किया हो। साथ ही हम इसको किस प्रकार कम किया जाए। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, राजनीतिक पर्यावरण है या राजनीतिक पर्यावरणीय तत्व है, उनके प्रभाव से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को व्यवसाय किस प्रकार कम कर सकते हैं, उनसे किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। इन 4 बिंदुओं पर हम आज इस सत्र में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं इसका परिचय कि ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट क्या है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल को समझना आवश्यक है और दूसरा यह बताना आवश्यक है कि हम पॉलिटिकल और लीगल को एक साथ परिचय क्यों दे रहे हैं। मूल रूप से हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र में जो कार्यकारी शक्तियां होती है, उनमें पॉलिटिकल फैक्टर्स लीगल फैक्टर्स को शेप करते हैं और लीगल फैक्टर्स प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीतिक या पॉलिटिकल फैक्टर्स को शेप देते हैं। उदाहरण के लिए हम इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि वर्तमान सरकार के द्वारा लाए गए कुछ कानून, वर्तमान में उदाहरण के लिए अभी हाल ही में वक्फ संशोधन कानून पर कार्य हुआ। तो यह जो कानून आया, यह एक सरकार की अपनी आइडियोलॉजी का एक परिणाम कहा जा सकता है और ये केवल आइडियोलॉजी का परिणाम ऐसा नहीं है, यह इस देश की आवश्यकता भी है। समय की आवश्यकता भी समझी गई जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, और इसी हेतु सरकार को मैंडेट मिला कि इन कार्यों को किया जाए। तो उदाहरण के लिए हमने देखा कि एक राजनीतिक शक्ति किस प्रकार वैधानिक शक्ति या कानूनी शक्ति को प्रभावित करती है और कानूनी शक्ति के द्वारा क्या प्रभाव राजनीति पर पड़ते हैं और इन दोनों के समन्वित प्रभाव किस प्रकार व्यवसाय पर पड़ते हैं, इसका परिचय हम यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये दोनों साथ चलते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आर्थिक शक्तियां और व्यावसायिक शक्तियां साथ साथ चलती है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक और जो कानूनी शक्तियां है, कानूनी फैक्टर्स है, कानूनी पर्यावरण है, वे भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और ये साथ साथ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए इनकी समझ और इनका परिचय हम एक साथ प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि हम आगे की जो चर्चा करेंगे उसमें कानूनी पर्यावरण पर जो वृहद चर्चा होगी वो आगामी 3 मॉड्यूल्स में हम इसमें डिटेल या विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे। अभी जिस पर हमारा मुख्य ध्यान होगा वह पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और इसका कुछ अंश लीगल एनवायरनमेंट का संक्षिप्त परिचय जो हम प्राप्त करेंगे। तो जब हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम राजनीतिक पर्यावरण की बात करते हैं, तो उन सभी तत्वों को हमको अध्ययन करना होता है जो मूल रूप से राजनीतिक घटकों का किसी भी राष्ट्र में, देश अथवा समाज में निर्माण करती है। तो सबसे पहले बात आती है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। मूल रूप से अगर बात करें तो ये कई सारे फैक्टर्स या कई सारे कारकों से मिलकर बनते हैं राजनीतिक पर्यावरण। इसमें सबसे पहले
जो वर्तमान में, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टी है पावर में, जो सत्ताधारी दल है, उसकी अपनी क्या राजनीतिक सोच है, साथ ही साथ किस स्तर तक राजनीतिकरण हुआ है ट्रेड और इंडस्ट्री का, व्यवसाय और उद्योगों का किस प्रकार राजनीतिकरण होता है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि एफिशिएंसी, करंट गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, किस प्रकार वह कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर रही है, सरकार की क्या नीतियां हैं। ठीक इसी तरह से वर्तमान में क्या लीगल फ्रेमवर्क है, और इसी तरह से जनता का क्या रवैया है अर्थव्यवस्था को लेकर। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है। इसमें कुछ बिंदु और भी है जिनकी हमने यहाँ पर चर्चा नहीं की है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। तो जब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो किसी भी देश में ये शोध से भी पाया गया कि जिस देश में राजनीतिक स्थिरता अधिक होती है, उस देश में व्यवसायों का, उद्योग धंधों का विकास उतनी ही तेजी से होता है। उदाहरण के लिए जितने भी विकसित राष्ट्र हुए हैं, उनकी आर्थिक इतिहास को यदि हम उठाकर देखें तो इस बात को हम बहुत हद तक सत्य पाएंगे कि किस जितनी राजनीतिक स्थिरता उन राष्ट्रों में थी, उतना ही वे विकास कर पाए। चाहे हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, चाहे हम यूरोपीय देशों की बात करें, अथवा जापान आदि, जर्मनी जैसे अन्य देशों की बात करें, तो हम पाते हैं कि इनमें राजनीतिक स्थिरता लंबे समय तक बनी रही और उसके फलस्वरूप उनके उद्योग धंधों ने उतना ही विकास किया और आज वे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित हैं। ठीक इसी के विपरीत जब हम कुछ ऐसे राष्ट्रों की बात करते हैं जो या तो विकासशील है या अर्धविकसित या अविकसित श्रेणी में रखे जाते हैं, उदाहरण के लिए हम अपने ही देश भारतवर्ष की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वर्ष 1990 से लेकर लगभग 2000 के दशक तक भारत एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा। लगभग 20 से 30 वर्षों का समय 1980 से लेकर के यदि हम वर्ष 2000 तक और देखें तो हम पाते हैं कि लगभग 2 से 3 दशक राजनीतिक अस्थिरता वाले रहे। मूल रूप से जो इमरजेंसी का समय था, आपातकाल के समय से लेकर के, और हम आगे बढ़ते हैं 1997 से लेकर वर्ष 2000 तक भी अगर हम देखें तो लगभग राजनीतिक अस्थिरता वाली स्थिति हमारे देश ने देखी। और उसका परिणाम हमने देखा कि किस प्रकार वह अस्थिरता हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधक बनी। तो एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता है और दूसरी तरफ आर्थिक विकास है। तो हमने देखा कि इन दोनों में कैसा सहसंबंध है। एक अस्थिरता मूल रूप से आर्थिक विकास को बुरी तरह से प्रभावित करके रख देता है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि उद्योग धंधों का विकास राजनीति पर कितना निर्भर है और किस प्रकार निर्भर है। तो इन सब बातों को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे हम आज के इस सत्र में। इसमें हम बात करेंगे कि ये एक ऐसा प्रभावी कारक है जो नॉन मार्केट या गैर बाजार आधारित कारक होने के बावजूद भी व्यवसाय को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार ये सारे जो फैक्टर्स है, ये किसी भी देश के पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट को बनाते हैं, और ये ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें फर्म्स को ऑपरेट करना होता है, उनको अपना संचालन करना होता है। साथ ही साथ इसके जो मेन एलिमेंट्स की बात करें, मूल तत्वों की बात करें कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं पॉलिटिको लीगल एनवायरनमेंट के, तो उसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला गवर्नमेंट अर्थात सरकार, दूसरा राजनीतिक व्यवस्था, और तीसरा कानूनी व्यवस्था। तो ये 3 मुख्य घटक है, जैसा कि आप अगली स्लाइड में देख लेंगे। तो इसके जो मूल तत्व है अगर हम बात करें, तो यद्यपि हमने 3 की बात की, यहाँ पर 5 प्रस्तुत किए गए हैं जो चित्र आप देख रहे हैं। इसमें पहला हमने गवर्नमेंट कहा, दूसरा लीगल कह सकते हैं, तीसरा पॉलिटिकल कह सकते हैं, और इसमें जो अन्य सहयोगी और महत्वपूर्ण तत्व ये भी है जिसकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अर्थात जो सरकार, जो केंद्र में, राज्य में जो सरकारें हैं, वे किसी देश के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रकार जब हम लीगल की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी 3 मूल शक्तियां हैं संविधान की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो मूल रूप से न्यायपालिका का कार्य, जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उसका ठीक तरह से अनुपालन कराने का कार्य कहीं ना कहीं लीगल फ्रेमवर्क के तहत आता है।
तो यहाँ पर हम न्यायपालिका के कार्य विस्तार को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरा होता है पॉलिटिकल। तो इसमें जो भी शासन में जो सरकार है, सत्ता में जो सत्ताधारी सरकार है, सत्ताधारी दल है, उसकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, किस प्रकार से वे नीतियां बनाते हैं, किन आइडियोलॉजीज से वे प्रभावित है, ये सारे बातें आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक इसी तरह से किसी भी देश में सत्ताधारी जो दल है और उस देश के जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, दूसरे देशों से, अन्य देशों से किस प्रकार के संबंध है, उस पर भी उसकी राजनीतिक स्थिति बहुत हद तक निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार अंत में किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात आती है नेशनल सोवरेनिटी की या संप्रभुता की, राष्ट्रीय संप्रभुता की। तो जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो इसमें मूल बात होती है कि किस प्रकार कोई देश अपनी संप्रभुता को अपहोल्ड करता है और उसकी रक्षा के लिए तटस्थ होता है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं सारे पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट की मूल धुरी के तौर पे देखे जा सकते हैं। अब इनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, जैसा कि हमने कहा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि इलेक्शन, विशेष रूप से जो प्रजातांत्रिक देश है जैसे भारत, तो प्रजातांत्रिक देशों में सरकारों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और उसके अनुसार फिर आगे की प्रक्रिया कानून आदि बनाने की वह होती है। तो मूल रूप से इलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें है। चुनाव जो होता है सरकारों का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें जो इलेक्शन ईयर होता है किसी भी सरकार के फॉर्मेशन का, वो बड़ा निर्भर करता है। और इसमें राज्यों में और केंद्र में बहुधा अंतर देखा जाता है। राज्यों में होने वाले चुनाव और केंद्रों में होने वाले चुनाव अलग अलग होते हैं। चूंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर का हम अंग है, संघीय ढांचे के तहत हम आते हैं, इस नाते राज्यों और केंद्रों की शक्तियां, प्रदत्त शक्तियां हमारे जो संविधान है उसके द्वारा अलग अलग है। उसके अनुरूप वहां पर अन्य अन्य सभी कार्य चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो इलेक्शन ईयर है सरकार की कार्य करने की शैली को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमने कहा, राजनीतिक अस्थिरता की बात की। उदाहरण के लिए हमारे सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यदि किसी कारण से ट्रस्ट वोट या अन्य किसी कारण से कोई सरकार अगर मध्य में गिर जाती है तो मध्यावधि चुनाव की स्थिति बनाती है, मीडियर इलेक्शन की बात आ जाती है। तो सरकारों में जब इस तरह की अस्थिरता देखने को मिलती है तो कोई भी व्यावसायिक कोई भी कानून या ढांचागत निर्णय सरकार लेने से बचती है। तो इस तरह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। उदाहरण के लिए जब सरकार अपनी नीति निर्धारण की बात आती है तो कई नीतियां जो सरकार निर्धारित करती है वह भी राजनीति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। जो सत्ताधारी दल होते हैं वे ही उन पॉलिसीज, सत्ताधारी दल के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वे ही उन पॉलिसीज या नीतियों का निर्धारण करते हैं। इस नाते जो उनकी आइडियोलॉजी, जो उनकी सोच होती है, उसकी छाप उनमें देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, हम राजकोषीय नीति अथवा फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, मॉनेटरी अथवा मौद्रिक नीति की बात करते हैं, औद्योगिक नीति की बात करते हैं, विदेश व्यवसाय आधारित जो नीतियां होती है उनकी बात करते हैं। तो ये सारी की सारी जो पॉलिसीज होती है वह सत्ताधारी सरकार बनाती है। तो ये इस प्रकार सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है। ठीक इसी तरह से जिस तरह की गवर्नमेंट पावर में है, सत्ता में है, उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़े बिना नहीं रहता और जिस तरह से अर्थव्यवस्था संचालित होती है उस पर भी सरकार के प्रभाव के अमिट प्रभाव को देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा चलाए गए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स की वजह से, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो वर्तमान सरकार के द्वारा लिया गया, उसका प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बड़ा ही अच्छा पड़ा और उसकी वजह से हमारा विनिर्माण क्षेत्र पहले से बहुत सुदृढ़ हुआ और आगे इसके और बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरा जो इसका मूलभूत अंग है वह है लीगल फैक्टर। तो लीगल एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो इस बात से हम कभी भी इसको हम नकार नहीं सकते कि एक सुदृढ़ लीगल सिस्टम, एक सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था किसी भी देश के सामान्य संचालन और उस देश में व्यवसाय और व्यापार के
संचालन को बहुत हद तक प्रभावित करती है। जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है, जैसे हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, तो ठीक इसी प्रकार जैसे लॉ एंड ऑर्डर, कानून और विधायिका की स्थिति बहुत अच्छी होती है, वैधानिक की स्थिति बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर व्यवसाय का विकास भी बहुत अच्छे से और सुदृढ़ रूप से देखा जा सकता है। तो इसलिए किसी भी देश के लीगल फंक्शनिंग का अच्छा होना वहाँ के न केवल व्यवसायों को प्रभावित करता है, बल्कि उपभोक्ताओं को और विनिर्माण क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। ठीक इसी तरह से अन्य कई बातें हैं, जैसे हाल ही में कंपनी लॉ का परिवर्तित होना, रॉयल्टीज से संबंधित क्या लॉज है, पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित क्या कानून बनाए गए हैं किसी सरकार के द्वारा, ठीक इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कानून बने हैं। तो इस तरह से ये सारे जो फैक्टर्स है, ये प्रभावित किए बिना नहीं रहते। उदाहरण के लिए सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा लाया गया जीएसटी लॉ, यद्यपि जीएसटी की संस्तुति गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इम्पोज करने के लिए संस्तुति तो लगभग 25 वर्ष पुरानी कमेटी के द्वारा दी हुई संस्तुतियां थी, जिसका क्रियान्वयन होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से पिछली सरकारें इसको नहीं कर पाई और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए वर्तमान सरकार ने इसको लागू किया। तमाम विरोधों के बावजूद इसको लागू किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी कानून को लाने या न लाने में जिम्मेदार हो सकती है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि इस तरह के जो लॉज होते हैं वो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। अब सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे या नकारात्मक रूप से, ये निर्भर करता है बहुत सारे अन्य बातों पर, लेकिन एक राष्ट्र के लिए जो भी नीतिगत निर्णय हैं वो सरकार को लेने होते हैं, वे लीगल, पॉलिटिकल और गवर्नेंस से रिलेटेड अलग-अलग क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार तीसरा हम जो महत्वपूर्ण घटक है जिसको हम राजनीतिक कह सकते हैं, तो जैसा हमने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में संक्षेप में प्रकाश डाला। जो राजनीतिक रूप से अस्थिर देश है, उदाहरण के लिए हम अफगानिस्तान की बात लेते हैं, हम कई अफ्रीकन देशों की बात लेते हैं, इस तरह के जो भी देश है जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता बहुत अधिक है, वहाँ पर व्यवसाय के विकास की स्थिति को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये बुरी तरह प्रभावित होते हैं और उसकी वजह से जो इकोनॉमी है वह भी प्रभावित होती है। तो ये इसका सबसे पहला पहलू है। ठीक इसी तरह से जो पॉलिटिकल ग्रुप है, जो राजनीतिक समूह सत्ता में है, वो किस तरह से अपनी आइडियोलॉजी से देश को प्रभावित करता है। राजनीतिक विचारधारा जिसको हम कहते हैं, वह विचारधारा भी देश की स्थिति को प्रभावित करती है, व्यवसाय को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए हम भारतवर्ष को लें, यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर 2 सत्ताधारी दल एक-एक करके सत्ता में आते रहे और सर्वाधिक जो शासन किया वो इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड यूपीए का शासन भारतवर्ष ने देखा। उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी सोशलिस्ट लीनिंग है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और जो दूसरा एनडीए बीजेपी लेड एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी आधारित बीजेपी लेड जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, वो थोड़ा कैपिटलिस्ट लीनिंग है। यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल स्वरूप मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में है, लेकिन उनका जो ध्यान होता है, उनका जो झुकाव होता है, वो कहीं न कहीं एक ओर होता है और उसी पर उनके निर्णय आधारित होते हैं। इसका ये तात्पर्य कतई नहीं लगाया जा सकता कि एक दल जो कैपिटलिस्ट लीनिंग है, वह समाजवादी जो सुधारात्मक और जो समाज के हित में जो योजनाएँ हैं, उसको वे नहीं चलाएँगी, वे चलाएँगी। लेकिन उनके चलाने का तरीका और तौर-तरीका और जो उनके कार्य करने की शैली है, वह मूल रूप से अपने प्रतिपक्षी दल की तुलना में अलग होती है और उसी के अनुसार वे कार्य करते हुए पाए जाते हैं। तो ये अपनी जो राजनैतिक सोच है, जो राजनैतिक विचारधारा है, उससे प्रभावित हो करके इन निर्णयों को लेते हैं। लेकिन सबसे ऊपर जो बात होती है, वह राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र के कल्याण के लिए, चाहे वो सत्ताधारी दल कोई भी हो, राष्ट्र का कल्याण उनके केंद्र में होता है और उनका झुकाव, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी कमोबेश कुछ भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र हित केंद्र में होता है।
तो मूल रूप से हम इस तरह से देखते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किसी भी देश के मूल रूप से आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। उदाहरण के लिए हमने जीएसटी को देखा कि जीएसटी का जो निर्णय लिया गया और उससे जो टैक्सेशन सुधार हुए, जहां लगभग 17 से 18 जो लोकल और नेशनल लेवल के अलग-अलग कर आरोपित किए जाते थे, जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे बिजनेस में अलग-अलग लेवल पे, उन सब को सबस्यूम करके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके आने से हमने देखा कि किस प्रकार से बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन राजकोषीय स्तर पर हुए। टैक्स बेस बढ़ा, टैक्स बेस बढ़ने के साथ-साथ जो टैक्सेबल आइटम्स थे उनके ऊपर जो अलग-अलग नीतिगत निर्णय सरकार के द्वारा समय-समय पर लिए गए और इससे अर्थव्यवस्था जो सकारात्मक रूप से प्रभावित होती हुई दिख रही है, विकास कार्यों को जो गति मिल रही है, वो इसका निर्धारण करता है कि किस प्रकार नीतिगत परिवर्तन, सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत परिवर्तन प्रारंभिक रूप से राजनैतिक प्रतीत होते हैं, लेकिन अंततोगत्वा उनका प्रभाव आर्थिकी पर पड़ता है, राष्ट्र की आर्थिकी, और राष्ट्र की आर्थिकी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यवसायों पर निर्भर करती है, तो वो व्यवसायों को भी प्रभावित करती है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम वर्तमान में देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ से एक टैरिफ वॉर की स्थिति बन गई है सभी देशों के बीच में। तो इस तरह की जो स्थितियां बनती है उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए योजना बनाना भी सरकारों का कार्य होता है। किस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप या संबंध वो अपने दूसरे देशों से स्थापित करती है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया जब युद्ध की स्थिति बनी, तो किस प्रकार भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध, चाहे वो यूक्रेन से हो, चाहे वो रशिया से हो, वो हमारे काम आए और हमारे नागरिकों को वहाँ से डिपोर्ट करने में वो वही मैत्रीपूर्ण संबंध थे जिसकी वजह से नागरिकों को डिपोर्ट बड़े आसानी से किया जा सका। यद्यपि हमारे दोनों ही मित्र राष्ट्र, रशिया भी, यूक्रेन भी, आपस में उनके कुछ मतभेद थे जिसकी वजह से वे आज भी युद्धरत है। किंतु हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है जिसकी वजह से दोनों देश हम हमसे अच्छे डिप्लोमेटिक संबंध रखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से सरकारें अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स निर्धारित करती है, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो क्वाड देशों के साथ, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के साथ और अन्य देशों के साथ। ठीक इसी तरह से टैरिफ का निर्धारण, जो मित्र राष्ट्र है उनके साथ टैरिफ के क्या होंगे, सैंक्शंस क्या होंगे। जैसे यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान हमने देखा कि कई यूरोपीय देशों ने रशिया के ऊपर आर्थिक सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो ये सारी बातें कहीं न कहीं प्रभावित करती है व्यवसाय के विकास को। जैसे हम देखते हैं कि भारत और चीन के संबंध समय-समय में मतभेद देखने को मिलते हैं और उसका प्रभाव व्यवसाय पर भी पड़ता है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर में हमने देखा कि यूरोप और अन्य यूरोपीय देशों और रशिया है उसके बीच में बड़े संबंध खराब हो गए हैं और उसकी वजह से व्यवसाय भी वहाँ का बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ठीक इसी तरह से नेशनल सोवर्निटी की हम बात करते हैं संप्रभुता की, तो ये किसी भी देश की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है और उस पर उसके अफेयर्स पर नियंत्रण रखना मूल रूप से सरकार का काम होता है। ठीक इसी तरह से इसकी संप्रभुता का सम्मान करना और कराना, साथ ही जो भी व्यवसाय या कंपनीज उस देश में रन हो रही है उनको इस संप्रभुता का सम्मान करने कराने के लिए बाध्य करना, और यदि वे नहीं करती है तो उसके लिए कानून बनाना। ठीक इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट को भी ये सोवर्निटी बहुत हद तक प्रभावित करती है कि किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ये सब बातें निर्धारित होगी। वर्ष 1991 से पहले हमने देखा कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट की स्थिति थी वो कुछ अलग थी और उसके बाद हमने जिस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन देखे वह एक अलग स्थिति थी। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार पॉलिटिकल एनवायरनमेंट व्यवसाय को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम टैक्सेशन पॉलिसी की बात करेंगे। टैक्सेशन पॉलिसी को कराधान नीति भी कहते हैं। ये मूल रूप से राजकोषीय नीति का अंग है, फिस्कल पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकार का जो राजकोष होता है उसमें आय के स्रोतों में कर का एक बहुत बड़ा शेयर है।
कर का एक बहुत बड़ा योगदान है, टैक्सेशन का बहुत बड़ा योगदान है। इस नाते हमें इसकी समझ संक्षिप्त रूप से होना आवश्यक है व्यवसाय प्रशासन के विद्यार्थियों को। तो जिस तरह से गवर्नमेंट अपने टैक्सेस का निर्धारण करती है, वह व्यवसाय को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। जैसा कि हमने जीएसटी के माध्यम से समझा, इसी के तहत हमने और भी टैक्सेशन के लॉज अगर हम देखें, कॉर्पोरेट टैक्सेशन की बात करें, तो वहाँ की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। जैसे सरकार यदि अधिक कॉर्पोरेट टैक्स इम्पोज करे, तो उसके प्रभाव बिजनेस पर ये होंगे कि निरुत्साहित करेगा व्यवसाय को कि वे कम से कम उत्पादन करें, क्योंकि उनका लाभ प्रभावित होता है इससे। अधिक टैक्स अर्थात कम लाभ। तो इसलिए फिर ऐसी स्थिति बनती हुई देखी जाती है जहां कर अपवंचन या टैक्स इवेजन की स्थिति भी देखने को मिलती है। ठीक इसी तरह से कम टैक्सेस बिजनेस को एनकरेज करते हैं, लेकिन ठीक उसी के विपरीत हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो उस पर अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सरकार के आय के स्रोत कम होते हैं। यदि सरकार कम कराधान करे, बहुत कम टैक्स ले, तो उससे राजकोषीय स्थिति मूल रूप से सरकार के जो आय के स्रोत है वो कम होते हैं, लेकिन बिजनेसेस के लिए एक अच्छा मूव के रूप में देखा जा सकता है। ठीक इसी तरह ट्रेड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो ट्रेड रेगुलेशंस में सरकार जिस तरह से ट्रेड एंड टैरिफ को गवर्न करती है, उन सारे रेगुलेशंस को इसमें रखा जा सकता है। अब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात संक्षेप में कर चुके हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल रिस्क को बढ़ाता है, राजनीतिक जोखिम को किसी देश में बढ़ाने का कार्य करता है राजनीतिक स्थिरता। और ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई भी सरकार स्थिर तो है राजनीतिक रूप से, लेकिन वह बहुत फ्रिक्वेंटली पॉलिसीज को चेंज कर रही है, तो भी एक अस्थिरता की स्थिति को उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ से जो टैरिफ वॉर की स्थिति बनी है समूचे विश्व में, तो इससे भी अस्थिरता की स्थिति बनती है। और जो देश ऐसा कर रहा है उसकी स्थिति तो अस्थिर होती ही है, साथ में अन्य देश जो उनके साथ व्यवसाय में लगे हुए हैं, व्यापार में सतत लगे हुए हैं, उनकी भी स्थिति को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। ठीक इसी तरह से रेगुलेटरी लॉ है, अलग अलग क्षेत्रों में गवर्न करने वाले जो लॉ है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक्ट हो, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हो, साइबर लॉ हो, और इस तरह के जितने भी एक्ट्स किसी देश में बने हैं, वो कहीं ना कहीं उस देश के एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो अब मूल प्रश्न यह उठता है कि ये जो चुनौतियां है जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से सामने आती है, उनका समाधान किस प्रकार किया जाए या उनको किस प्रकार कम किया जाए, उनके जोखिम को किस प्रकार कम किया जाए। तो सबसे पहला समाधान जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वह कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, अर्थात अपने बाजार का विस्तार एक तरह से करना। कि अगर आप एक ही बाजार में, उदाहरण के लिए कोई कंपनी है जो केवल भारत में अपने बिजनेस को रन कर रही है, तो हो सकता है कि भविष्य में, अभी तो राजनीतिक स्थिरता यहाँ पर है, व्यवसाय बहुत अच्छे से चल रहा है, किंतु भविष्य में यदि कभी अस्थिरता की स्थिति बनती है तो उस समय हमारा बिजनेस प्रभावित होगा, और बिजनेस पर प्रभाव पड़ने से हो सकता है स्थिति गंभीर बन जाए और लाभ की स्थिति हानि की स्थिति में परिवर्तित होती दिखे। लेकिन यदि इसी तरह से हम इस अन्य देशों में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर ले, ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन कर ले, भौगोलिक डाइवर्सिफिकेशन कर ले, तो हम पाते हैं कि अपने रिस्क को स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो एक देश में यदि हमें ऐसी स्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो हो सकता है अन्य देशों में हमारे लिए अनुकूल स्थिति हो, जहां से हम कुछ समय तक सर्वाइवल के लिए अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए रख सकें। दूसरा समाधान देते हैं लोकल पार्टनरशिप की। विशेष रूप से जब किसी दूसरे देश में हम प्रवेश करते हैं तो हम पाते हैं कि लोकल पार्टनरशिप किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यदि हमें उस देश की राजनीतिक स्थिति का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, तो हम वहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके साथ साझेदारी कर सकते हैं और उनकी राजनीतिक जानकारी है, उसके आधार पर उनके अनुभव का लाभ ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बीमा कहते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और पीआरआई की बात कही जाती है। तो इसको कई कंपनीज ले लेती है, जिससे कि वो अपनी राजनीतिक रिस्क जो है, राजनीतिक थ्रेट्स जो है
कि किसी देश में अगर राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो स्थिति बन आती है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए भी इंश्योरेंस का प्रावधान होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ठीक इसी तरह से फाइनेंशियल कंपेंसेशन अगर कोई हमें मिलता है, यदि कोई पॉलिटिकल एक्शन से हमारे व्यवसाय का संचालन प्रभावित होता है तो। ठीक इसी तरह से एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कि हम अपने आप को उस राजनीतिक परिवेश के अनुकूल बना लें और अनुकूल बनाने के साथ-साथ जब जैसी स्थिति बने उसके अनुरूप स्वयं को ढाल लें, इसकी बात फ्लेक्सिबिलिटी में आती है। तो इस तरह से हम अपने आप को उस राजनैतिक वातावरण में के लिए बहुत ही अनुकूल बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से लॉबिंग और एडवोकेसी का काम होता है कि कई कंपनीज़ होती है जो लॉबिंग का काम करती है, उनमें कुछ डिपार्टमेंट्स ही होते हैं जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस तरह से मैनेज करते हैं जिससे उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव कम हो सके। इसी तरह से हमने देखा कि किस प्रकार राजनैतिक और जो वैधानिक या कानूनी पर्यावरण है, वह किसी व्यवसाय को प्रभावित करता है अलग-अलग उदाहरणों के माध्यम से और साथ ही में हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार ये जो रिस्क है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से जो रिस्क अराइज़ होती है किसी भी व्यवसाय के लिए, उसको किस प्रकार कम किया जा सकता है। इसी के साथ हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।